अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की आई दरार में एक नया गुट पैदा हो रहा है और ये गुट है समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इसी माह या फिर अगले माह उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं और वो रैलियों में सपोर्ट समाजवादी पार्टी का होगा। एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। क्या ये इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए बन रहा है या फिर कांग्रेस को अपने ताकत दिखाने के लिए इंडिया अलायंस में तैयार किया जा रहा है? पिछड़ों की गोलबंदी के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मुकाबिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है और इंडिया अलायंस के घटक दलों ने भी। कहां पर जाकर इसका परिणाम ठहरेगा, आज की चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ विपक्ष में कांग्रेस को नज़रअंदाज करके अपोजिशन एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अभी सिर्फ ये कोशिश है, अभी हम आपको पक्का से नहीं बता सकते कि एक्चुअली यही होगा, लेकिन राजनीति में जो संकेत मिलते हैं इनको डिकोड करने का काम हमारा आपका ही है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश को लेकर थोड़ा आजकल ज़्यादा रणनीतिकवान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं, उनका बरसों से सपना रहा है। पड़ोसी राज्य में 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल होना चाहिए। तो इस बार उनके लिए दरवाज़ा खोल रही है समाजवादी पार्टी और ऐसा माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक या फिर जनवरी में वो उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियाँ करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ओबीसी बिरादरी के हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में फूलपुर या अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने के भी उनकी चर्चाएँ जोरों पर हैं। तो क्या नीतीश कुमार के सहारे समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस कोशिश करेगा कि पिछड़ों की गोलबंदी कर ली जाए ताकि बीजेपी के हिस्से कुछ ना आए? क्या ये संभव है? बीजेपी के पास कुर्मी वोटों के लिए और ओबीसी वोटों के लिए एक वृहद और बड़ी लीडरशिप है। अनुप्रिया पटेल भी उनके पास हैं, स्वतंत्र देव उनके साथ हैं और ओबीसी का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य। इन 3 नामों के सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को खुद से जोड़ रही है और अब तक उसने जोड़कर दिखाया भी है। लेकिन अब अपोजिशन को लगता है कि जब कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस के बारे में परसेप्शन भी थोड़ा सा सिमट रहा है, तो ये सही वक्त है कि बाकी ज़मीन अपने नाम कर ली जाए। तो नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी का ये अलायंस बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, वरना कोई कारण नहीं है कि नीतीश कुमार यूपी में 6 रैलियाँ करें, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स का यहाँ पर अपोजिशन में सेंटर स्टेज समाजवादी पार्टी के पास है। क्या बीजेपी को भनक है जो कुछ भी नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी उनके काउंटर के लिए क्या तैयार करती है? तो बीजेपी अभी ये कर रही है कि वो नीतीश कुमार के मूव को ऑब्जर्व कर रही है। ग्राउंड पर उसने अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को 24 घंटे चुनाव बीतने के बाद बीजेपी ने वापस उतार दिया है और यात्राओं के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही। अब उनके सामने बड़ा लक्ष्य 2024 है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों ने कोशिश करके बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश की तो इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि कांग्रेस को नज़रअंदाज करने के कारण क्या हैं। क्या नीतीश कुमार और अखिलेश जब इंडिया अलायंस का पार्ट हैं तो फिर यूपी में वो अलग अलग रैली करके क्या कांग्रेस को कोई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को यूपी की पॉलिटिक्स से एकदम इरेलीवेंट करने की तैयारी है? दरअसल अभी दोनों के रिश्ते थोड़ा ख़राब दौर में चल रहे हैं। अखिलेश यादव इनकी बैठक में नहीं जा रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता लगातार आग उगल रहे हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से यूपी की लीडरशिप का राजनीतिक बलिदान चाहती है। क्या ये संभव है? अभी तक कोई फार्मूला निकला नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष अभी कोई बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा 2024 में? और नीतीश कुमार अगर यूपी में एंट्री करते हैं तो क्या वो यूपी में पिछड़े समाज की राजनीति में कोई फ़र्क डाल पाएंगे? आज विस्तृत चर्चा इन बिंदुओं पर हम करने वाले हैं और इस डिबेट को भी हम आज आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अलीमुल्ला खान है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
के त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी के फेस नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में रैलियां करना चाहते हैं। आपका यूपी में क्या इंटरेस्ट है? देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने आज अपने चैनल पे चला रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं और उस विपक्षी एकता के लिए देश के जो तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रहे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक प्रयास किया कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सत्ता से बाहर करना है, तो एक मंच पर आना पड़ेगा। और उसमें कांग्रेस की भूमिका के लिए उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस मुख्य उसमें रोल अदा करेगी तभी कोई विपक्षी एकता का माने बन सकता है और देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। इसके लिए बिहार में उन्होंने प्रयास किया। बिहार की मीटिंग सक्सेसफुल रही, उसके बाद मुंबई की मीटिंग सक्सेसफुल हुई, उसके बाद बंगलौर की मीटिंग सक्सेसफुल हुई। लेकिन जो एक बात वो कहते थे कि कम से कम सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, एक उसका एजेंडा बन जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए और उसका एक केंद्रीय सेक्रेटरिएट अपना काम करना लगता, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होता। जहां तक कांग्रेस आप लोगों को इग्नोर कर रही है या आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, मुझे आपके चैनल से कहने में कोई संकोच नहीं होगा। कहीं न कहीं कांग्रेस ने अगर विपक्ष को लेकर के वो तीनों राज्यों में जाती तो एक बेहतर रिजल्ट हम देने में, जो आज ये रिजल्ट आया है, इससे हम बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब रहते। यूपी में नीतीश कुमार का क्या है? देखिए, नीतीश कुमार का यूपी में बहुत पहले भी था। वो समता पार्टी के साथ ही यहाँ पे उसकी जार्ज फर्नांडीज साहब ने उसकी ज़मीन तैयार की थी। यहाँ से हमारे 2 विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके साथ ही धीरे धीरे हमारी जनता दल यू में जो विलय हो गया, उसके बाद से हम 2007 तक हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। जब भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कोई अनटचेबल कह रहे थे, उस समय जार्ज फर्नांडीज साथ में रह करके इस सत्ता को चलाया। आप रैलियां क्यों करना चाहते हैं? रैलियां हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमको अपनी जमीन यहाँ तलाशनी है। हम अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है कि लगभग 1 दर्जन क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जाएंगे और ये गठबंधन के साथ जाएंगे और सपा के साथ। सपा के कंधे पे बैठ के आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं? देखिए तलाश ये नहीं, जमीन तो तैयार है। जो हमारा लगा हुआ, जो बिहार से लगा हुआ जिला है, उन सारे जिलों में हमारी बड़ी अच्छी पहुंच है। तो ऐसा कुछ मत कहिए, लेकिन यह है कि कुछ परिस्थितियां रही हैं और उस परिस्थितियों को हटा करके अब जनता, ये जो आप राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे पार्टी जेडीयू कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ आप कर रहे हैं? देखिए, हम गठबंधन के हिस्सा हैं और गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में पहल करेंगे। क्या आपने कांग्रेस के साथ परामर्श किया है कि आप ये राजनीतिक कार्यक्रम यूपी में करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इसकी मीटिंग अंबेडकर नगर में हो चुकी है। अंबेडकर नगर, बनारस और हमारे मिर्जापुर और उन सब जगहों पे उनकी प्रस्तावित कार्यक्रम है और ये साझा मंच के साथ हम लोग आएंगे। और हमारे माननीय नीतीश कुमार का आज बयान भी है कि वो जो बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख में भाग लेंगे। क्या इस मंच पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी होगी? हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं, समाजवादी तो बिल्कुल ही चाह रहे हैं। नहीं, क्या आप उनके सहमति और उनके कार्यक्रम के साथ 100% आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में जब वो उसके सूत्रधार हैं तो क्यों नहीं उनको भी मंच साझा करना। तो ये इंडिया अलायंस की बैठक या मीटिंग होगी या जेडीयू की है? ये तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी। नहीं, ये जो आप रैलियां करने जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, सब लोग गठबंधन करेंगे, शेयर करेंगे। कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप? नहीं, पैरेलल लाइन करते ही नहीं, कोई पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि वो सूत्रधार रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों का आप नाम गिना रहे हैं वो कुर्मी बाहुल्य एरिया है। एकता के सूत्रधार रहे मिश्रा जी, वो एक बहुत बड़ी पहल है। मेरा विषय बहुत स्पष्ट है कि ये जातिगत राजनीति करने की तैयारी, क्योंकि जिन इलाकों का जिक्र आप कर रहे हैं त्रिपाठी जी, वो कुर्मी बाहुल्य एरिया है। सवाल पूरा हो जाने दें, आप बोले हैं। मिश्रा जी, इस देश में जाति एक सच्चाई है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय शरद यादव हमेशा कहते थे, इस देश की राजनीति में अगर जाति को हटा दिया जाए तो जाति नहीं, वो नहीं बनेगा। कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, लेकिन उस पर किसी ने चलने का काम ही नहीं किया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। कल से आप खबरें भी देख रहे होंगे और आज टेलीविजन चैनल्स पे भी आपने खबर देखी होगी कि
नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, मुझे तो 6 पता था, लेकिन के त्रिपाठी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं 12 रैलियां करने जा रहे हैं। ये क्या नया इक्वेशन तैयार हो रहा है? देखिए, त्रिपाठी जी ने अपनी बात को बहुत गंभीरता से कहा और उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी इस पूरी एकता के सूत्रधार हैं। लेकिन इन चुनाव में और चुनाव परिणाम के बाद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार नहीं, अब पूरी इस एकता के बंटाधार बन रहे हैं। मैं 2 बड़े उदाहरण आपके साथ रखना चाहूँगा। जिस इंडी गठबंधन की बैठक होती है, उस बैठक में जाने से नीतीश कुमार जी इनकार कर देते हैं, और उसका दूसरा पक्ष देखिए कि हमने तेलंगाना में सरकार को शपथ लेते देखा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी समझ काम करती है और स्मरण शक्ति मेरी साथ देती है, पिछले 10 सालों में विपक्ष में किसी भी प्रदेश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां के मुख्यमंत्री के शपथ लेते समय विपक्ष के सारे नेता उस मंच पर कतार लगाकर खड़े होकर हाथ पकड़कर हाथ हिलाया करते हैं। लेकिन तेलंगाना में शपथ ग्रहण के समारोह में कांग्रेस ने किसी भी सहयोगी दल को न बुलाकर उन्होंने भी संदेश दे दिया है कि अब वो साथ चलने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संकेत है कि जिस गठबंधन को बनाने की बात नीतीश कुमार जी कर रहे थे और उनको लगता था कि लोग उनके पीछे आएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो कम से कम संयोजक तो बना ही देंगे, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा रहे थे। और ऐसी स्थिति लेकिन में अगर नीतीश कुमार कुर्मी बाहुल्य एरियाज में अगर रैलियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो ये तो आपके कंसोलिडेटेड वोट बैंक पर सीधी चोट करने की कोशिश है। आपको एहसास है इसका? देखिए, ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं जब दूसरे दलों की क्षेत्र में जाते हैं तो अभी के परिणाम देखिए या पुराने परिणामों को भी देखिए ब्रजेश भाई। समाजवादी पार्टी का मुझको लगता है कि 64 या 65 सीटें इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल लड़ाई थी। उनमें से 61 या 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी अभी जमानत जब्त हुई। उनके जो सहयोगी हैं लोकदल, उन्होंने भी लड़ने की कोशिश की, उनकी भी हालत ऐसी हुई है। क्षेत्रीय दल एक सीमा में काम करता है, एक राज्य में काम करता है। राज्य के बाहर जब काम करता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। ऐसा हमने बहुत बार इसको सत्य होते देखा है। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी की जो रैली है वो मुझे लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है कांग्रेस पर दबाव बनाने की, लेकिन कभी भी इसका कोई असर पहले होता हुआ नहीं दिखता है। और वो दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव लड़े थे, वो हरियाणा में भी नीतीश कुमार जी पहले चुनाव लड़े थे, और ऐसे राजनीतिक दल लड़ते रहते हैं लेकिन उनके कुछ परिणाम नहीं निकलते। वो चाहे आप ममता जी की पार्टी को देखिए, वो पश्चिम बंगाल से बाहर लड़ी, समाजवादी पार्टी लड़ी, बसपा लड़ी, लेकिन उसका कोई संतोषजनक उनको कोई सफलता नहीं मिलती। शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत कर्नल साहब। क्या नीतीश कुमार को आपकी पार्टी ने इनवाइट किया है? आपका जवाब दूं ब्रजेश जी, उससे पहले थोड़ा सा हमारे साथी नाम ले रहे थे, थोड़ा सा उन पर बोलना चाहूँगा। अगर मेरे सवाल का जवाब देते तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आपने पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं आपके घर में बैठा हूँ, थोड़ी सी अगर परमिशन। ठीक है, अनकंफर्टेबल सवाल था ना, इसलिए आप हाँ बोले। आप ये भोपाल और रायपुर और जयपुर के चने लखनऊ में कहाँ बेच रहे हैं? वो चने होते होंगे जो नवाब खाते होंगे भोपाल के। यहाँ घोसी और मैनपुरी के चने बट रहे हैं। चबाएंगे विधानसभा में 60,000 50,000 से जाएंगे, लोकसभाओं में तो 3-3 लाख से जाएंगे। अब आप मैदान में आए हैं, जब आप यहाँ का चना खाएंगे तो आप मुंह से बोलेंगे सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, पेपर लीक बंद, रोजगार धड़ाधड़, और उसके बाद अग्निवीर बंद। ये मुद्दे शायद वहाँ पे लोग उठा नहीं पाए। यहाँ तो हम जमीन में तैयार बैठे हुए हैं कि आप वहाँ से फुर्सत हो। आप भी तो गए थे वहाँ लड़ने, आप क्यों नहीं ये मुद्दा उठा पाए कर्नल साहब? जी, आप भी तो गए थे वहाँ लड़ने। नहीं, हमारी देखिए, हम क्षेत्रीय दल हैं, हमारी आप शक्ति जानते हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कैसी है। लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा मैदान है, और यहाँ वो मैदान है जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी को पता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की तख्ती उखाड़ के ऑफिस से बाहर फेंक 2014 आपको हरा चुके हैं, 2017 आपको हरा चुके हैं, 2019 आपको हरा चुके हैं आपके मैदान में,
2022 हरा चुके हैं आपको आपके मैदान मैं में। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे आपको रोकूंगा। 2022 में 2.5 गुना हमारी सीटें और 1.5 गुना वोट बढ़ा है। हम 37% सत्ता में के कौन वोट पे बैठा ना बैठे हुए हैं। इम्पोर्टेंट ये होता है, जी जीता कौन ये इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि जीता कौन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब ये लड़ाई 2022 की नहीं है, अब ये लड़ाई 2024 की है और हम बहुत तैयारी से चल रहे अब हैं। मेरे प्राथमिक सवाल का जवाब दें जी। क्या नीतीश कुमार को समाजवादी पार्टी ने इनवाइट किया है? इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं हम सब। जितनी भी पार्टी सेकुलर और समाजवादी भावना की हैं, सब इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। सबका बराबर हक है, सबकी बराबर जिम्मेवारी है। हम योजनाएं और रणनीति मिल बैठ के तय कर रहे हैं। हाँ, स्टेजेस में धीरे धीरे खोलेंगे, जब बिसात बिछी है तो पत्ते फेंटेंगे और इनको बताएंगे कि अगला ये तो पत्ता कौन सा गोलमोल सा निकलेगा। जवाब हुआ। क्या नीतीश कुमार के लिए समाजवादी पार्टी पूरब का दरवाजा खोल रही है? मैं फिर रिपीट करूंगा, इंडिया अलायंस की अभी तक 3 बैठकें हुई। मैं इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार पर सीधा सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको बार बार कहूंगा, पीडीए और इंडिया अलायंस के अलावा भी हमारे पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे एक झंडा एक निशान के नीचे तो अब क्या ये करेंगे। मैं मानूं कि नीतीश कुमार आपकी सहमति, आपसे परामर्श के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हम सब एक साथ हैं। ये पहला तीर है जो तर्कश से निकल रहा है, आप इतना समझिए। ओके, आपकी सहमति है? बिल्कुल, हम सब साथ हैं, इसीलिए तय किया है। तो क्या और आप चाहते हैं घबराहट कि देखिए नीतीश ना। कुमार के हवाले ओबीसी पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा कर दिया जाए? नहीं, हम उन्होंने सिर्फ- कहा त्रिपाठी जी से कि हम अपनी खोई हुई जमीन जी, वापस लेने आए हैं। हम सब एक परिवार का हिस्सा रहे हैं। त्रिपाठी जी ने जिस दौर की बात की है, हम सब एक ही पौधे के पुष्प हैं। हम ओके। सब समाजवाद की भावना के हैं और हम सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करेंगे, हम पीडीए की बात करेंगे और नीतीश जी भी पीडीए के नेता हैं। मैं तो इसका नफा और नुकसान आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आप नहीं समझते, अलग विषय है। मैं भी आपको कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं ब्रजेश जी, और बल्कि आप बड़े हैं, आप वरिष्ठ हैं, आपके माध्यम से हम अपने भाई तो को कह बता दो ना रहे कि हैं। हाँ रैलियां करा रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है कि पेंटागन का सीक्रेट है कि छिपा लेंगे तो ये संजय चौधरी सुन लेंगे? नहीं, मैंने कहा ये अरे शुरुआत बता है। दो खुल के, संजय भाई जी मैं के सुनना, आप माथे कान पे- बंद कर लो, बोलो अब। संजय जी के माथे पे जो त्योरियां हैं, जो तनाव है, वो देख रहा हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर अलीमुल्ला खान, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर खान, आपका शुक्रिया। ये लोग क्या खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पका रहे हैं और इसमें आपको क्यों साइडलाइन किया हुआ है? पहली बात तो यह है कि ये उत्तर प्रदेश या किसी एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही है, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे तमाम कार्यक्रमों, प्रदेश के नेताओं की जो स्टेट में जहाँ पे हमारी सरकार रही, जहाँ हम अपोजिशन में हैं, जहाँ पे हम हमारी क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहाँ पे भी तमाम जगहों पे हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी हमारे बहुत ही मजबूत घटक दल के एक बहुत ही बड़ा चेहरा हैं, अखिलेश यादव जी बड़ा चेहरा हैं जी। और तमाम जो क्षेत्रीय दल हमारे जिन जिन सूबों में हैं, अगर वो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशामदीद है। कांग्रेस पार्टी भी, अजय राय साहब की भी यात्रा शुरू हो रही है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कल परसों कल ऐलान हुआ, और सहारनपुर से जो यात्रा शुरू हो रही है। और मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को जो गठबंधन मैं में आपकी शामिल बातों हैं, से ये समझ उनको पा रहा हूँ अपने- मोटे अपने- तौर पर, और हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं कि बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सहमति लिए, बिना आपसे परामर्श किए नीतीश कुमार और अखिलेश यादव यूपी में मेरा हाथ ख्याल है मिलाएंगे। कि मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी बात खत्म मैं करूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से। नहीं, मैं हमारी सवाल बात तो से पूछ नतीजा सकता हूँ ना, निकाल आप पाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन तो हो सकता है। बिल्कुल 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 बोले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि न सिर्फ ये रैलियां या राब्ते का प्रोग्राम का किसी तरह कार्यक्रम, बल्कि मैं तो ये भी समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम ही, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और जो भी घटक दल आते हैं उनको तमाम 80 सीटों पे अपनी अपनी तैयारियां करनी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उसका फायदा अलायंस होने की सूरत में हमारे गठबंधन के साथियों को मिलता है। और ये पूछने ना पूछने की कोई बात नहीं है, हम जो भी घटक दल हमारे साथ शामिल हैं वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, साझी विरासत को बचाने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों,
वो सब लोग तो जब committed उनका हैं। प्रोग्राम यहाँ अनाउंस पे हुआ तो कांग्रेस जाति की तरफ फायदे से नीतीश कुमार से कोई और डॉक्टर मैं खान? आपसे अर्ज कर दूं, मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपसे अर्ज कर दूं। मेरा प्रश्न जो ये है भी कि alliances क्या होते हैं, नीतीश कुमार से आप लोगों ने संपर्क किया, उनसे पूछा कि भाई आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी सहमति भी ले लीजिए, हमें भी शामिल कर लीजिए? जरूर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो भी अलायंसेस होते हैं जरूरतों के तबादले का नाम होता है अलायंस, चाहे वो वैचारिक है ना? जरूरतें हों चाहे राजनीतिक जरूरतें हों। यही अब यहाँ पे point है। जरूरत है, यहाँ पे जरूरत। जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है जी, यहाँ पे जरूरत ठीक है, बोला आपने। यहाँ पे वैचारिक जरूरत है, वो जरूरत है साझी विरासत को बचाने की जरूरत है। अभी देश इन दोनों बचाने को की जरूरत है। आपकी जरूरत नहीं है। और सुन लीजिए, इसलिए अकेले नहीं, कर रहे मैं हैं। आपसे नहीं, मैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप बिल्कुल नहीं। सहारनपुर हमारे में भी बहुत यात्रा सारे निकालने कार्यक्रम जा रहे हो। अकेले चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यात्राएं चल रही। अभी गठबंधन की अभी हमारी अगली मीटिंग होगी, तमाम कार्यक्रम तय होंगे, सीट शेयरिंग तय होगी। और दूसरी बात यह है कि ये तो अलायंसेस का एक मरहला होता है। थैंक यू डॉक्टर खान, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ वंशराज दुबे मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी को भी कोई अप्रोच नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में कि आपसे भी कोई कुछ पूछा जाए? या इन चुनावों में भी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं था। आप लोग क्या पॉलिटिकली सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक की राजनीति करना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश जी, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, आम आदमी पार्टी आपको पता है कि राष्ट्रीय पार्टी है। 10 साल में जिस दल ने जीरो से शुरू करके 10 साल के अंदर महज बेहद कम उम्र में एक लंबा सफ़र तय किया, एक बड़ी उपलब्धि तय की है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को किसी भी स्तर पे कम आंकना बेईमानी होगी। मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, आम आदमी पार्टी के पास जो भी सीमित संसाधन थे, हमने उसमें चुनाव लड़ा। जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो हमारे सर माथे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि हमको इग्नोर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, हमको बुलाया नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक लाइन मुझे ज़रूर याद आ रही है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। आज इस देश को बचाने की जरूरत है। ये आप मेरे लिए कह रहे हो या आप कांग्रेस या अपने बाकी? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि जिनको ये लगता है कि भाई हमको इग्नोर किया जा रहा है या हमको नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। देखिए, बुलाया, जो आपको नहीं बुला रहे हैं, देखो लाइव बैठे हो मेरे साथ, मैं तो बुलाया ना। मेरे कहने का मतलब है इतनी इज्जत वो दे रहे हैं आपको, ये हमारे लिए सत्ता मायने नहीं है, हमारे लिए इस देश को कैसे बचाना है वो मायने रखता है। हम इंडिया अलायंस के साथ पहले थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हार क्यों गई दुबे जी? जी, कांग्रेस हार क्यों गई? कांग्रेस हार गई। देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि किस तरीके से उनकी हार हुई है, क्या क्या कारण रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वहाँ इंडिया अलायंस की हार नहीं है। जो लोग उसको इंडिया अलायंस से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये तो इंडिया अलायंस की हार हुई है 3 राज्यों में या 5 राज्यों में, वहाँ इंडिया अलायंस की हार नहीं थी, वहाँ हार हुई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, हारे तो आप गगरी फोड़ रहे हैं कांग्रेस के दरवाजे। नहीं, वो और जीते, सुन लो दुबे जी, ऐसा क्या बेसब्री? अगर हारे तो 10 जनपद पे गगरी फोड़ोगे और जीते तो कहोगे इंडिया अलायंस जीती। ये तो जाति वाली बात हुई। नहीं भाई, हर राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव लड़ रहा था, अपने अपने एजेंडे थे, अपनी गारंटी थी। जनता ने जिस पे मुहर लगाई वो जीता, जिस पे मुहर नहीं लगाई वो हारा। तो आप लोग को साथ लाने में कामयाब क्यों नहीं हुई इस चुनाव में कांग्रेस? नहीं, तो वो कांग्रेस, देखिए इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कांग्रेस को ये बात तय करनी थी ना, कांग्रेस को अगुवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस को नहीं समझ में आया, नहीं किया। वैसे सबको पता था, देश की जनता और खास करके 3 राज्यों की जनता को भी पता था कि ये चुनाव जो हो रहा है राज्य का चुनाव हो रहा है, यहाँ गठबंधन का कोई कहीं विषय नहीं है। गठबंधन हुआ है बड़े प्लेटफॉर्म के लिए 2024 के लिए। लेकिन जो एक शिकायत अभी संजय चौधरी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। तो अगर हम 51 से या 52 से जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अरे आपको तो कहा भी नहीं, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो गई? वो तो सपा वालों के लिए अरे भाई, ये सबको घेरते हैं। अभी हमको भी कहेंगे कि आप 200 सीटों पर चुनाव लड़े और आपकी जमानत जब्त हो गई। तो इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो अभी 10 साल पहले जाइए तो 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और 237 में जमानत जब्त हो गई। तमिलनाडु में अगर आप देखते हैं तो मैं आपको छोटा सा आंकड़ा, अरे अब उस विषय पे कहाँ जाना, ठीक है, वो समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। अभी तो आपको कुछ कहा ही नहीं इन्होंने,
अगले राउंड में कुछ कहेंगे तो आप काउंटर करिएगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये क्या नया इक्वेशन बन रहा है? नीतीश कुमार का क्या इशू है? बीजेपी इसको कैसे टैकल करेगी? और क्या कांग्रेस को ये सब मिलकर यूपी में इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, आज की बहस में दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो जो मंडल है वो कमंडल से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है। ये दो बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ती है, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 लोकसभा की सीटें इतनी ताकत रखती हैं कि वो देश की सरकार को बनाओ बिगाड़ें। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है। और जिस दौर में आज की तारीख में बीजेपी है, उस दौर में विपक्ष का इतना बिखराव, इतना मतभेद उसके जीत के रथ को रोक पाएगा, ये बहुत कठिन है। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा समर्थन वाला राज्य मिला है, जो यहाँ से 75 प्लस लोकसभा की सीटें जीतने की उम्मीद लगाए हुए है। देश के बाकी राज्यों में जो नुकसान बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, उसकी भरपाई वो यहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी यूपी में भी घेर सकते थे ये लोग, लेकिन विपक्षी एकता की राह में कांग्रेस का जो अहंकार था वो बाधा बना, और उसने सबको, अपने दोस्तों को भी नाराज कर रखा है। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ कोई चुनाव मिलकर आगे कितना लड़ेगा अभी ये स्पष्ट नहीं है। और भाजपा को भी ये बात पता है कि कांग्रेस हो या बसपा हो, यहाँ असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से उसका होगा। बस उसकी एक चिंता खाली ये रहती है कि मायावती और अखिलेश न मिलने पावे, बाकी ये जितने हैं मिलने कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसके सामने एक सबसे बड़ा गठबंधन मायावती अखिलेश का है, वहाँ पर वो निश्चिंत हैं। नीतीश कुमार की एंट्री, रैलियाँ, एक तो ओबीसी वोटों को एक संदेश भी है, और साथ साथ पीडीए की मजबूती का भी वो संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव के पास आज की तारीख में ये विकल्प है कि वो कांग्रेस से ज़्यादा सीट आरएलडी को दे सकते हैं। अगर कांग्रेस नहीं मानी तो फिर वो चंद्रशेखर को भी सीट पे लड़ा सकते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी को भी सीट दे सकते हैं, वो जनवादी पार्टी को और केशव देव मौर्य की पार्टी को भी सीट दे सकते हैं। उनके अकेले लड़ने में बहुत मजा है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, ना कोई वोट बैंक है, ना कोई जातीय समीकरण है, तो कांग्रेस एकदम अकेली है। अब वो सपा के सहारे ही कुछ कर सकती है उत्तर प्रदेश में। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के मौखिक बयानों से चल रही है, और समाजवादी पार्टी उनके साथ आगे के दौर के बातचीत में अजय राय के साथ कितना सहज रह पाएगी ये आने वाले वक्त में क्लियर होगा। और शायद सपा की नाराजगी का वो एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो कांग्रेस ये कह रही थी अभी प्रवक्ता उनके, हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वैचारिक लड़ाई में त्याग शब्द भी कुछ है, अपने मित्रों का सम्मान शब्द भी कुछ है। वहाँ पर उस चीज़ों को आपको देखना होगा। रही बात आपके चुनाव लड़ने की और भाजपा से मुकाबला करने की, तो बीजेपी से देखिए, उत्तर भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पर सबसे बड़ा जोर विपक्ष के पास मुसलमान वोट बैंक है, और बीजेपी ने साबित किया है कि वो विशुद्ध हिंदुओं की पार्टी बन गई है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र धर्म, राम मंदिर और काशी मथुरा, तमाम सारे नेशनल जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तमाम लोक लुभावन घोषणाओं पर भारी पड़ते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी से लड़ने के लिए वो एकजुटता नहीं बना पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। वैसे आज योगी मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई है, लेकिन अगर 15 दिसंबर तक विस्तार नहीं होता है तो फिर बुरे अच्छे दिन नहीं रह जाते, बताते शुभ काम नहीं होता है। अरे अब करवा दो भाई, कितना वेट होगा राजभर जी का, मुझे तो बड़ी फिक्र है उनकी। तो 15 जनवरी तक हो नहीं पाएगा,
इस बीच जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों ने इस्तीफा दिया है वहां भी यूपी से पहले विस्तार करना पड़ेगा। पहले 3 राज्यों को मुख्यमंत्री चुनने हैं, तो ये सब इक्वेशन बता रहे हैं कि यूपी का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो अब लेट होगा। बहरहाल विपक्ष के लिए यह कहना है कि जब तक झाड़ू एक सूत्र में बंधी रहती है तब तक वो कचरे की सफाई करने में सक्षम होती है, लेकिन अगर झाड़ू टूटकर बिखर जाए तो वो खुद कचरा हो जाती है। तो ये संदेश है कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो लड़ पाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल सुनिएगा कि पत्ता पत्ता दिन मुरझाया, फूल फूल मुरझाई रात, और चर्चाओं के दौर चले पर रही अधूरी उनकी बात। मैं और हम के बीच फासला शर्तों से कब मिट पाया है, प्यार कहाँ तक शेष रहा जब जीत हार की बिछी बिसात, और कड़वे सच के कौर घुटक कर जैसे तैसे आए हैं, और शहरों से खाली लौटों को अब क्या दे पाएगा देहात। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। के त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को और आपके पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन को बहुत सीरियसली नहीं ले रही है, और इस बात में कोई मतलब गुरेज नहीं है, और ये बात सच है कि आपका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। ये कवायद सिर्फ आप लाइमलाइट पाने के लिए कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, 2015 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत अच्छे ढंग से लड़ा था। शायद वो याद होगा, सारे जितने भी उनके पास अस्त्र थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, वो सारे अस्त्र बिहार में निकाल दिए थे। उसके बाद भी हम 2015 में बड़े अच्छे वोटों से कामयाब हुए। तो ऐसा कम आंकने वाले को कभी कभी उत्तर प्रदेश गलतफहमी हो जाती है। हाँ, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, उस बार भी जब आपके चैनल के माध्यम से पिछले चुनाव की बात चर्चा हमने की थी, तब भी हमने कहा था बिहार में नीतीश कुमार का गठबंधन कामयाब होगा। जहाँ आप कहते थे कि नहीं नीतीश कुमार नहीं आएगा, लेकिन मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो बिहार मॉडल है, उस मॉडल को अगर हमारी जनता में जाएगा उसका संदेश, तो निश्चित रूप से हमको उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। और ये गठबंधन जो का सवाल जो है, अगर हम एक साथ होकर के लड़ेंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेबाक कहने की स्थिति में हूं कि जब तक हम सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, बीजेपी के आरोपों का आपको कैटेगरिकली जवाब देना चाहिए त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा आप मतलब बंटाधार, आपने कभी अलायंस नहीं होने दिया, और आप खुद इस गठबंधन पर सवाल उठाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, बहुत पहले ही हमने आपसे कहा, समता पार्टी के माननीय जॉर्ज फर्नांडीज थे जो 24 पार्टियों को बैलेंस करते थे और इनके संकट मोचक थे माननीय अटल बिहारी जी की सरकार के। इसलिए उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आप सूत्रधार हैं। 17 साल, देखिए, पर आपका खुद का ठिकाना नहीं सर, इतनी बार आप फ्लिप फ्लॉप कर चुके हो। देखिए 17 साल हमारा इनका गठबंधन रहा, चोली दामन का रिश्ता इनके साथ रहा, लेकिन जब हमारी पार्टी के ऊपर खतरा आ गया तो हमको कहीं कोई रास्ता तलाशना पड़ा। नहीं तो हम तो इनके साथ तो बहुत क्या करें, आपको निष्कंटक राज थोड़ी दे देंगे सर। अरे भाई, के लिए तो सब होता है। जब हमने तो कहा नहीं था, जब बिहार का चल रहा था चुनाव 2020 का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय क्या किए थे आपके साथ? सारी मीटिंगों में कहा था कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। हमारी जब सीट भी कम आ गई तो माननीय नीतीश कुमार ने 2 दिन ओथ नहीं लिया है। उन्होंने कहा जिसको चाहिए उसको बना दिए। तो हमने तो लड़ाई वहां से शुरू की है। हमने तो बिहार को जंगल राज से उठा करके बिहार को एक नए पायदान पे ला करके, विकास के नए पायदान पे लाके खड़ा, वहां के हमने 60% 50% महिलाओं को पंचायत। आपने कांग्रेस की भी बात सुनी। मैं चौधरी साहब से पहले राउंड में आपने कांग्रेस की भी बात सुनी के साथ, वहां ना सलाह ना मशविरा और ना परामर्श आपने। देखिए परामर्श, देखिए जो हमारी राजनीतिक दल जो है उनको परामर्श की क्या जरूरत हो, अपने को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर इस अलायंस का क्या मतलब है त्रिपाठी जी? देखिए, अगर हम ये तो मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब अगर हम मजबूती से खड़े रहेंगे तो अलायंस में भी हमको अच्छा शेयर मिलेगा। अगर हम मजबूती नहीं दिखाएंगे तो अलायंस में हमको शेयर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यूपी में शेयर लेने आ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, इसमें संकोच नहीं है। कहाँ? हम
अलायंस कौन सी करेंगे सीट और, पे शेयर और एक लोगे? बेहतर कौन सी सीट यहाँ है आपकी? बेहतर शेयर मिलेगा। बताओ तो दो नाम जहां आप खड़े हो सको, प्रत्याशी भाई ढूंढ देखिए, पाओ। क्यों नहीं, हम बहुत अच्छा बता दो, नाम बता दो। हम मिर्जापुर लड़ेंगे, संजय चौधरी नहीं जौनपुर सुनेंगे, बताओ हम आप। जौनपुर लड़ेंगे, अंबेडकर नगर लड़ेंगे। अंबेडकर नगर में 2 बार मैं खुद ही लड़ चुका हूं गठबंधन में, तो ऐसा नहीं है। तो बेहतर सपा हो। वाले क्या करें, घर बैठ जाएं, आपको सीट दे दें? बिल्कुल, देखिए तो शेयर तो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर अभी शेयर- रैली नहीं की हो, ये तेवर दिखा रहे हो, रैली के देखिए, बाद कैसे पेश हम आओगे? इस कवायद के सूत्रधार हम ही है गजब है भाई। ब्रजेश जी, अगर इस देश में किसी ने काम किया है तो माननीय नीतीश कुमार नहीं, ने नहीं, किया। ठीक है। और दूसरा सवाल, मैं तो दर्शकों को दिखा रहा हूं, इरादे क्या-क्या हैं आप लोगों के। 1 मिनट और लूंगा। हम रहें या न रहें, या आप भी ना रहें न रहें, लेकिन इतिहास जो है नीतीश कुमार का होगा हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना कराने का। इतिहास हम सबका होगा सर, देखिए, नीतीश देखिए, कुमार का ना, अकेले ही बीपी नहीं होगा, देखिए, सबका भी हम- होगा, वंशराज आज दुबे का बीपी भी होगा, आज संजय भी- चौधरी का भी आज हम होगा। बीपी मंडल को क्यों याद कर रहे थे, मंडल साहब को क्यों याद कर रहे थे? टॉयलेट में संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं कांग्रेस सर। को कहना पड़ा, देखिए शुक्रिया मैं आपसे त्रिपाठी कहना जी। चाहता हूं, कांग्रेस को कहना पड़ा माननीय राहुल गांधी को कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। संजय चौधरी, आपको ये चिंता करनी चाहिए, ये अपना हिस्सा लेने अब आप आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ये हिस्सा लेते हैं तो आपके साथ तो 17 साल दोस्ती रही है, कुछ तो आपका भी काट ले जाएंगे। देखिए, हिस्सा लेते लेते नीतीश कुमार जी कहां पहुंच गए। ब्रजेश भाई, जरा बिहार पर जरा नजर तो डालिए। ये जिस दौर की बात करते हैं, उस समय समता पार्टी बिहार में नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी। आज जरा पूछिए त्रिपाठी जी से कि संख्या के आधार पर उत्तर बिहार के उसको सदन नुकसान में तो आप ही ने वहां किया की है। विधानसभा Don't में interrupt, बोले संजय जी, विधानसभा में नंबर 3 की पार्टी है, नंबर 3 की। और खुद नीतीश कुमार जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कहीं श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो बजाय फोटो के जो खड़ा रहता है उसी के ऊपर फूल डाल देते हैं। अरे वो तो भूल उनकी चूक स्थिति लेने देनी, मैं आप समझता इसको हूं उनकी राजनीति से नहीं जोड़ सकते। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी बिहार के अंदर अब तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई है। ये एक यथार्थ सत्य है। और जो कमजोर राजनीतिक दल दूसरे से मांग करता है, तो मुझे लगता है कि उसकी मांग का कोई असर नहीं हो रहा। हम आप सब लोग यहीं बैठे हैं। नीतीश कुमार जी को समाजवादी पार्टी कितनी सीट देगी ये तो वक्त बताएगा। नहीं, आज गिनाया मैं एक ना, वक्तव्य जौनपुर, सुन रहा था जिसमें वो- मिर्जापुर, फूलपुर, अंबेडकर नगर ले लिया नाम भाई ने। 4-5 सीटें मिलेंगी तो होता है निश्चित। देखिए, एक और कोई रह गई? भाई को तो अपनी सीट की जरूरत है, भाई को तो अपनी सीट की जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं है कि समाजवादी पार्टी त्रिपाठी जी को कहीं से लड़ाए समता पार्टी के नाम पर। लेकिन ये केवल सीटों के लेन देन का मामला है। नीतीश कुमार जी अपने ही राज्य में इतने कमजोर हो गए हैं कि जो उनकी स्थिति है ओके, उसे मेरा नेक्स्ट बचाए क्वेश्चन है रखना आपसे, क्या नीतीश कुमार जी के लिए बहुत इनका बड़ी- बिखराव ही आपकी ताकत है? देखिए, इसमें बिखराव तो होना ही हो, क्योंकि कोई वैचारिक आधार इनका है नहीं। और यही आपकी ताकत केवल है? सीट की शेयरिंग कितनी बेहतर हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से हम तो 50% वोट शेयर के साथ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जहां तेलंगाना में जहां हमने चुनाव हारा है, वहां एक के बजाय आज हमारी 8 विधानसभा सीट है। वोट परसेंट हमारा जस्ट डबल हुआ है। मिजोरम में भी हमारे विधायकों की संख्या दोगुनी हुई है। सभी तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन बनेगा, हम 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ अपने संगठन Thank you. को परिपक्व कर रहे हैं, मतदाताओं को बढ़ा रहे हैं और वही हमारी जीत का आधार बनेगा। शरद जी, अभी आपने के त्रिपाठी जी की बात सुनी। पहले राउंड में ये कह रहे थे कि ये राजनीतिक रैली करने आ रहे हैं, विचारधारा वाली बात। दूसरा राउंड आते आते इन्होंने अपने दांत दिखा दिए कि ये रैली वाली बात की बात है, हिस्सा, शेयर और कितनी सीट चाहिए नाम भी गिना दिया। मैं आपसे पहले राउंड में वही बात कह रहा था कि कंधा आपका, बैठेंगे ये, और कहाँ कहाँ की ज़मीन चाहिए प्लाट तक बता दिए। आपको अंदाज़ा है इनके इरादों का? कुछ चर्चाएं इस तरह की हैं, रणनीति इस तरीके के हैं ब्रजेश जी की खुले पटल पर रख नहीं सकता। मैं क्षमा वो तो चाहूँगा ओपनली कह रहे हैं, बड़े बोल्ड आदमी हैं वो। जी। वो अपनी पार्टी की बात रखना स्वाभाविक उनकी जिम्मेवारी है और उनका हक भी है और उनको रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं रख सकता हूँ। बट मुझे बहुत खुशी है, 2 चीज़ों का निष्कर्ष मैंने भी निकाला है अपने हिसाब से अभी पीछे की कुछ 10 मिनट की बातचीत में। पहले तो जो परसेप्शन और नैरेटिव जिस पे 2024 को हम लेके जाना चाहते हैं, ये अब उस पे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 4 कदम पीछे डग 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 डगमग डगमग आ रही है।
दूसरी बात है, अचानक हमारे विपक्षी दलों को, हमारे विरोधी दलों को हमारे से बहुत मर्म और बहुत चिंता होने लगी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मोदी जी को अब याद ही नहीं आ रहा है कि अब वो ओबीसी हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ गरीब एक जात है बस हिंदुस्तान में, इनका और कोई जात नहीं सेटल है। करोगे? ये जो खड़े हो रहे हैं त्रिपाठी जी, इनका वाला कैसे सेटल होगा? ये साथ में बैठ के बातचीत होगी। इंडिया अलायंस ने अभी तो बहुत बहुत करवटें लेनी है, बहुत पन्ने पलटेंगे। आप देखिएगा, बहुत सी चीजें, बहुत प्लान हो चुकी हैं। बिना आए 4 सीट मांग रहे हैं, तो आ गए तो क्या मांगेंगे? नहीं नहीं, वो उनका बनता है, उनकी जिम्मेवारी है। प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की अपनी बात रखेंगे, अपनी इच्छाएं रखेंगे, संघर्ष करेंगे कि कुछ मांगेंगे। ये पहली बार शेयर हुआ है या आप लोग की बैठक में ये जेडीयू डिमांड कर चुकी है? बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। अब उसको पटल पे रखने की ज़रूरत है। एक एक करके पन्ने रखे जाएंगे, इनको दिखाया जाएगा, बाकी लोगों को ये देखेंगे। और यहाँ तक देखेंगे कि जो 2019 के चुनाव के 6 महीने पहले अनुप्रिया पटेल जी को मंत्रालय दे रहे थे, उनमें इतनी दहशत है कि उनको अपने पिछड़ों के, दलितों के वोटों को संभालने के लिए घर घर, गली गली जब ये जा रहे हैं तो इनसे पूछा जा रहा है कि वोट लेने आए हो, हमारी गिनती करवाने में आपको दिक्कत क्या है? हमारा लला गया नौकरी के लिए फॉर्म भर के, आपने पर्चा लीक करा दिया, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चली नहीं सर जी। गिनती 3 राज्यों में चली नहीं। मैंने शुरुआत में आपको ब्रजेश जी इसीलिए बोला था, अब लखनऊ के चने हैं, यहाँ लोहे के चने खिलाएंगे। वो हमारा क्षेत्र नहीं था। अब यहाँ जनता पूछ रही, इनसे पूछिए, जो इनके कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, मेरे लड़के को 5 साल नौकरी क्यों नहीं दी? 600 रुपए का फॉर्म भर के पर्चा लीक कर लेते हो, ये ठगियापन कहाँ से सीख के आए हो? और हमारी गिनती करवा दो पहले तुम। दूसरा, आजकल लेटेस्ट एक और चीज़ सुनिए, इनसे लोग क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सुना है ओबीसी को मुख्यमंत्री लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे एक गोरखपुर में एक नया कैंडिडेट इन्होंने ढूंढा है, उसकी बात कर रहे हैं कि लखनऊ में उनको बिठा देंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर अलीमुल्ला खान मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। देखिए, ये तो बिना आए अपने शेयर तक की डिमांड करने लगे। क्या आपको लगता नहीं कि जेडीयू बहुत इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर कर रही है उत्तर प्रदेश में? असल में सीटों का जो फैसला है वो टीवी डिबेट में हो नहीं सकता है। वो तो कर दिए ना, मैं थोड़ी कर रहा था। है कि संख्या बताई, नाम बताया। हर सियासी पार्टी को, हर सियासी पार्टी को और उसके प्रवक्ता को ये हक हासिल है कि वो एम्बिशंस रखे, बेहतर हिस्सेदारी की बात करे। लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन जो एक मकसद है वो लड़ाई, उस लड़ाई के लिए, देश को बचाने की लड़ाई के लिए जिसके लिए हम साथ में आ रहे हैं, उसके लिए तमाम पार्टियां कमिटेड हैं। दूसरी बात, जो लोग गठबंधन का इतिहास जानते हैं उनको ये पता है कि चाहे वो यूपीए का गठबंधन रहा हो, यूपीए 1 का, यूपीए 2 का गठबंधन रहा हो, चाहे वाजपेयी जी का जम्बू जेट का गठबंधन रहा हो, जम्बू जेट गठबंधन रहा हो जिसमें ढेर सारी पार्टियां थीं, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन, जहाँ एक तरफ लाल झंडा लहरा रहा था, एक तरफ भगवा झंडा लहरा रहा था। जब अलग अलग पार्टियां आती हैं, डॉक्टर खान, आपके समक्ष 2 तरह की चुनौतियां की होती है। एक, अपने विश्वसनीय सहयोगी दलों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना और अपने लिए थोड़ा स्थान बनाना, और दूसरा बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से मुकाबला करना। और आप दोनों जगह अभी तक कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि इन दोनों तथ्यों पर के मुताबिक आपकी पार्टी सिचुएशन हैंडल कर रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से शायद इसमें मेरी बात पूरी हो जाएगी, उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको। तो मैंने कहा कि जहाँ जब ये गठबंधन होते हैं, जो तारीख रही है कि जहाँ पे बहुत सारी, ढेर सारी पार्टियाँ समान विचारधारा की होती हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ होती हैं जिनकी जो अलग विचारधारा की होती हैं, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ में आती हैं, वो अलायंस, उस बीच में बहुत सारे डायलॉग प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, वाद विवाद होते हैं, और वो गठबंधन अंजाम को पहुंचता है। जो ये इंडिया आपके खेमे में मायूसी, हमारे घटक दल है, निराशा और हताशा का माहौल है। सबको हमारे जो गठबंधन है, साथी हैं, उनको नज़ाकत का जो मुल्क के हालात हैं, जो देश जिस दिशा में ले जाने की कोशिश है, उसका अंदाज़ा
तमाम ही घटक दलों को है। Thank you। और उसके लिए हम सब संजीदा बहुत शुक्रिया हैं, आपका। मैं वंशराज संजीदगी से दुबे, बात आम कर रहे आदमी हैं। पार्टी के कोई- प्रवक्ता हैं। कोई- डॉक्टर खान, मैं- शुक्रिया। मैं एक जुमले धन्यवाद बात कर लूं, सर। एक जुमले- अगर एक- समय एक बचा जुमले- तो एक दोबारा जुमले दूंगा बात सर। करूं। शुक्रिया सर। वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद है। क्या ये इंडिया अलायंस के खेमे में इतनी मायूसी क्यों है वंशराज जी? इस हार ने कितना झकझोर दिया आप लोगों को कि सबके चेहरे लटके हुए हैं? नहीं ब्रजेश जी, मैंने पहले भी एक बात कही आपसे कि जिन भी राज्यों में हार हुई है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां जीत भाजपा की हुई है और हार कांग्रेस की हुई है। वहां इंडिया अलायंस की कोई हार नहीं हुई है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं। इंडिया अलायंस के बारे में चूंकि आपको पता हो, पहले से इस बात का चर्चा थी कि भाई अलायंस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है, चूंकि वो सारी चीज़ें अभी जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें आपको देखने को मिला। हमारी कोई मायूसी नहीं। हम एक नए रणनीति के साथ लगातार अब जो डेट फिक्स हो चुकी है मीटिंग की, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी 2014 से देश को सपना दिखा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश को, उस सपने को कितना साकार कर पाए नरेंद्र मोदी जी, चाहे वह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो 2022 तक, हर घर को, हर जो व्यक्ति को पक्का मकान देने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इस पे आप अपनी भूमिका कहां पर पाते हैं? सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस समय आप देखिए जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, सबसे ज्यादा भय नरेंद्र मोदी जी को किससे लग रहा है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से। जितने भी साजिशें कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि कैसे 2024 तक उस आवाज को, दमदार आवाज को, संजय सिंह की आवाज को दबाया जा सके, जो सदन में 10 फीट की दूरी से कहता है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। मणिपुर के मुद्दे को उठाने के लिए संजय सिंह को सजा दी जा रही है, किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए संजय सिंह को सजा दी जा रही है। तो आप उस आवाज को बहुत दिन तक खामोश नहीं कर पाएंगे। इसके ओवरकम कैसे करोगे? ये तो कोई प्लानिंग होगी ना आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता के बीच में ही जाके हम सारा रास्ता निकालेंगे। जिस अहंकार दंभ में है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया। त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, ब्रजेश जी, क्या आपत्ति थी? गठबंधन के बारे में जो हमने कहा कि माननीय नीतीश कुमार का कद ये बड़ा छोटा आंक रहे थे, तो माननीय नीतीश कुमार के पहले जब हम 2005 में आए थे तो हमारी स्थिति क्या थी और आपकी स्थिति क्या थी, इसको भी सोचना पड़ेगा। और हमारी पार्टी के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होती है, आपको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, ऐसा नहीं किया? नहीं, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा संख्या थी और ये तीसरे पे थे। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें ना, 2005 के इलेक्शन। और दूसरा सवाल ये है कि जहां तक माननीय नीतीश कुमार के बारे में बात है, माननीय नीतीश कुमार को पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के 3 ही समाजवादी नेताओं को मैं जानता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और माननीय नीतीश कुमार। ये इन लोगों के बारे में मैं जानता हूं। वैलिडेशन के लिए भी आपको मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, आप तो खुद ही कह रहे हो, वैलिडेशन भी उन्हीं से चाहिए और लड़ाई भी उन्हीं से करोगे। ब्रजेश जी, 1 मिनट। जितने भी सहयोगी दल थे, धीरे धीरे सबके ऊपर इन्होंने छुरा भोंक दिया पीठ। अच्छा, और उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक। अब इस मुद्दा आपने कहा, यही मैं आपसे निकलवाना चाहता था कि आपकी पीठ पे इन्होंने दिया बताइए छुरा जो वहां पे संजय चौधरी, भाई दोस्ती में तो ये आपने घात किया इनके साथ, बिहार में, इसीलिए तो गए। 2020 में जो चुनाव हुआ, उनको बोलने दें आप, थोड़ा उनका पक्ष। 2020 में जो चुनाव हुआ, त्रिपाठी जी, इन्होंने एलजीपी का थोड़ा सा वहीं लड़ाया जहां पे जनता दल यूनाइटेड के लोग। डिबेट को आगे बढ़ाने दें। संजय भाई, बोलिए। देखिए, अब त्रिपाठी जी जिस बात को रख रहे हैं वो बात मुझे लगता है कि तर्क की कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतरती। हमसे आधे से भी कम सदस्यों के से जीत कर आए थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हमने तो सदाशयता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। पूरा का पूरा 50% से ज़्यादा मंत्री उन्हीं के थे, नेतृत्व उन्हीं का था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सदाशयता दिखाई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही उस सदाशयता का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को साइड में चाकू क्यों लगाया था, इनका ये टेंशन है। अरे सारे सहयोगी नहीं, चाकू हमने नहीं लगाया। चाकू तो नीतीश कुमार जी का, जिस प्रकार की स्थिति हो रही है, लगातार वो अपनी जमीन खो रहे हैं, वो पूरे बिहार में दिख रहा है। और अब उनकी विश्वसनीयता भी जिस गठबंधन के साथ गए हैं, बिहार जिस बदहाली की तरफ जा रहा है, निश्चित रूप से उनकी संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया, कम हो रही है। और इसी का जी,
और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपने अपने तथ्य तर्क प्रस्तुत किए। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।